ये वही चने की झाड़ है जिस पर आजकल लोगों को चढ़ाया जाता है, और जब वो गिरता है तो उसकी समझ में नहीं आता। दरअसल वो झाड़ चढ़ने लायक होता ही नहीं है। आज जमालपुर के पत्रकारों ने सोचा कि उस चने की झाड़ को जला ही डालें। तो समय तय किया गया शाम को 5:30 बजे, चूँकि नवरात्रि है तो थी आज यह है, और आज का टेम्परेचर भी 40 के पार ही था। तो शाम के 5 बजे का समय चुना गया और स्थान चुना गया चरगोड़ा। चने की झाड़ जलाने के बाद उससे जो होरहा तैयार हुआ, उस होरहा को खाते खाते हम लोगों ने चुनावी चर्चा भी कर डाली। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं चरगोड़ा गांव में हूं और हमारे साथ हैं क्षेत्र के जमालपुर ब्लॉक के 4 मूर्धन्य पत्रकार बाबू महेंद्र नाथ सिंह, राजेश दुबे जी, आनंद कुमार आज़ाद जी। अभी मैं इन लोगों से चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपने जो अभी धुआं उठते हुए वीडियो देखा है, शुरुआत में वो होरहा भुना जा रहा है, चने का होरहा। और उसी पर चाय पर चर्चा तो आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन चने की होरहा पर चर्चा आज चुनावी चर्चा होगी। इसका शीर्षक है चने के होरहा पर चुनावी चर्चा। आज हम मिर्ज़ापुर के मन की बात जानेंगे और जमालपुर के जन की बात जानेंगे। साथियों, होरहा भूज गया और आ गया। आप देख रहे हैं पत्थर पर बैठ के, पत्थर पर होरहा रखा है, और हमारे चारों अतिथि श्री महेंद्र नाथ सिंह जी, श्री आनंद कुमार आज़ाद जी, श्री कुमार आनंद जी और श्री राजेश कुमार दुबे जी। इनका परिचय यह है कि श्री महेंद्र नाथ सिंह जी जमालपुर क्षेत्र के में पत्रकारिता के क्षेत्र के पुरोधा हैं। भीष्म पितामह भी कहा जाए तो कम होगा। और आनंद कुमार आज़ाद जी नैतिक आवाज़ के संवाददाता हैं, राजेश कुमार दुबे जी अमर उजाला के संवाददाता हैं, और कुमार आनंद जी अहरौरा से दैनिक जागरण के संवाददाता हैं। पहले मैं राजेश जी से चर्चा करूंगा होरहा के बारे में। थोड़ा सा होरहा की चर्चा हो जाए राजेश दुबे जी, फिर चुनाव की चर्चा हो, या चुनाव और होरहा दोनों का कोई संस्मरण घालमेल हो तो बताएं। धन्यवाद। आज हम लोग संयोग है कि होरहा खा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र नाथ सिंह के आवास पर। इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सच्ची बातें .com के संपादक आदरणीय राजेश पटेल जी। आपने विषय छेड़ दिया कि होरहा और चुनाव, तो मेरे स्मरण में है बचपन में जब हम लोग युवा होते थे, या यह कह सकते हैं कि चुनाव में भागीदारी करने का, वोटिंग करने का जब हम लोगों की उम्र हुई, उस समय लोग इसी सीज़न में, जो इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, इसी समय जो है कि चना, गेहूं, मसूर, मटर, तमाम तरह के दलहनी फसल तैयार होते थे और लोग जो है होरहा भूजते थे। संयोग ऐसा था कि उस समय भी चुनाव होते थे इसी महीने में, और आज भी एक बार पुनः हो रहा है। तो अब ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जिस तरीके से चुनाव आधुनिक रूप पकड़ लिया है, उसी तरह से खेती बाड़ी और पुरानी व्यवस्थाएं भी आधुनिकता की भेंट चढ़ गई है। उसी में एक होरहा है और चुनाव भी। हमें याद है 90 के दशक में चुनार विधानसभा क्षेत्र से क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे स्वर्गीय रघुनाथ सिंह जी। वो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और ऐसे समय में उनका चुनाव होता था कि उस समय भी होरहा का सीजन हुआ करता था, और वो पता लगाते थे कि किस गांव में लोग जो है कि शाम के समय में या दोपहरिया में होरहा भूज रहे हैं। पहुंच जाते थे वहाँ। हाँ, अचानक वो वहाँ पहुँच जाते थे और लोगों के साथ होरहा भी खाते थे। और होरहा खाते खाते ये जो होरहा की जो आप जो ऊपर चना के ऊपर जो काला काला देख रहे हैं, ये कालिक हाथ में लग जाता था, और हाथ में लगने के बाद लोग अपना मुंह भी पोंछ लेते थे और यह कालिक उनके चेहरे पर लग जाता था। होरहा खाने वाले रघुनाथ सिंह का मजाक भी बनाते थे, जो उनके विपक्षी थे, कि अरे यार आए थे प्रचार करने, वोट लेने के लिए, हम लोग तो उनके मुंह पर कालिक पोत दिए। लेकिन नतीजा ये होता था
यही काली के यदुनाथ सिंह के लिए जो है खूबसूरती साबित होती थी और चुनाव भी जीत जाते थे। लेकिन आज न तो नेता होराहा पर पहुंचने वाले हैं, न सामाजिक व्यवस्थाओं को कायम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें वोट से मतलब है। यह परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ नेता लोग दिखावे के लिए किसी के खेत में पहुंच जा रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, तो चना काट रहे हैं, तो मसूर काट रहे हैं। इतना ही नहीं, सर पर रख करके खलिहान तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ आज आए हैं चुनाव के लेने के लिए, वोट लेने के लिए, हमारे अंदर एक इंटरेक्शन पैदा कर रहे हैं, जबकि वो उसको वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जो ये इसकी स्वाद पहले के नेता होराहा पर लेते थे और लोगों के बीच तक पहुंचते थे, वह चीज़ आज देखने को नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। 2 चुनाव से हेमा मालिनी जी का गेहूं काटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और मिर्ज़ापुर से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से आर.एस. बिंद। आर.एस. बिंद का तो वीडियो खलिहान तक बोझ पहुंचाते हुए भी वायरल हुआ। हम बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी से जानना चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर में इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या इस तरह की नौटंकी, बोझ ढोना, गेहूं काटना कितना कारगर है? यह जनमानस पर कोई छाप नहीं छोड़ पाएगा और 70 वर्षों तक मिर्ज़ापुर की जनता को अगर देखा जाए तो 70 के दशक तक तो नहीं चला गया, लेकिन 70 से 2000 तक या 2014 तक मिर्ज़ापुर की जनता को छला गया। उसी क्रम में आज भी यह दौर चल रहा है, लेकिन इससे जुड़ाव नहीं हो पाएगा मतदाता का और प्रत्याशी का। रही बात लोकसभा चुनाव में, तो देखने को मिल रहा है कि जो वर्तमान सांसद हैं और वो इस वर्ष 2024 के लोकसभा में प्रत्याशी भी हैं, अपना सभी समाज से जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। दुख और सुख में शामिल होती रहती हैं, समय बेसमय लोगों से संपर्क भी करती हैं। ये नहीं है कि मतदान के समय ही, उस समय बेसमय जब भी उनको मौका मिलता है अपने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं में विभिन्न लोगों से, सज्जन पुरुषों से मिला करती हैं, उनके दुख सुख में शामिल होती हैं, समस्याओं के निदान का प्रयास भी करती है। जो भी समस्या उनके सामने रखी जाती है, समस्या का निदान भी करती हैं और वो तब तक प्रोपगंडा नहीं करती जब तक वह कार्य हो न जाए या उसकी स्थिति शासन से घोषणा न हो जाए। तो यह देखने को मिला है, एक लंबे अंतराल के बाद 10 वर्षों में एक विश्वसनीयता कायम हुई है राजनीति में। राजनीति में विश्वसनीयता कायम की है अनुप्रिया पटेल ने मिर्ज़ापुर में। श्री महेंद्र नाथ सिंह जी का यही कहना है। आनंद जी, इस चुनाव में संविधान बदलने की बहुत बात हो रही है, बहुत चर्चा इस पर हो रही है। इसका मिर्ज़ापुर के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अनुप्रिया पटेल जी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, जो प्रोपगंडा संविधान बदलने की बात चल रही है? मिर्ज़ापुर की जनता बहुत ही जागरूक है और यहाँ के जो शिक्षित लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि संविधान बदलने की जो चर्चा है, ऐसा कोई सिर्फ हवाई है। संविधान में संशोधन हमेशा होते रहते हैं, ये यहाँ की जनता जानती है। और यहाँ की इस समय की लोकप्रिय सांसद अनुप्रिया पटेल के कार्यों से, उनके शैक्षिक योग्यता से सभी लोग उनके क्रियाकलापों को देख करके हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी उनको टक्कर दे पाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुमत से चुनाव जीतेंगी। कुमार आनंद जी, मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल को कुछ लोग विकास की देवी भी कहने लगे हैं। आप
जमालपुर ब्लॉक के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने के कारण आपको पहाड़ी इलाकों, गरीब गुरबों, आदिवासियों के बीच में भी जाने का अवसर मिला है। 2 विधानसभा को टच भी करते आप 2 विधानसभा को भी टच करते हैं। किस हद तक सुदूर गांवों में, जंगलों में विकास पहुंचा है? ये विकास का नारा उन गांवों में कितना कारगर होगा? पहले हम आपको चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने चैनल पे हम लोगों को बुलाया है। और आज होरहा खाने का मकसद है, होरहा पर चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि होरहा ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, वही होरहा को आजकल खाता है। आजकल जो लोग गांव को छोड़ रहे हैं, गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों में जा कर के ये सब जो गंवईपन है इससे वंचित हो रहे हैं। आजकल शहरों में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। हमारे देश में चाहे कोई भी लोकसभा हो, सबसे ज़्यादा आपको जनता, मतदाता गांव में ही मिलेंगे। और जहाँ पे अधिक मतदाता, अधिक ग्रामीण, अधिक संख्या में जनता यहाँ पे रहेगी, वहाँ पर समस्याएं भी कई प्रकार से रहते हैं। हमारे मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र में, कह लीजिए जमालपुर में, अभी भी बहुत से इलाकों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, शिक्षा की समस्या बनी हुई है, चिकित्सा की समस्या बनी हुई है। तो 2 बार से हमारे लोकसभा के सांसद के रूप में अनुप्रिया जी यहाँ का नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ की जनता उनसे अपेक्षा ये रख रही है कि यहाँ पर जमालपुर ब्लॉक में चिकित्सा की काफ़ी असुविधा है। यहाँ चिकित्सक क्षेत्र में कोई ट्रामा सेंटर के टाइप में कोई यहाँ पर मेडिकल अस्पताल यहाँ पर खोला जाए। जी। शिक्षा को लेकर के नवोदय के तर्ज पे, केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे यहाँ पर, या राजकीय विद्यालय भी यहाँ पर अगर खोला जाए तो यहाँ का समाज काफ़ी विकसित होगा। क्योंकि जमालपुर को हम लोग धान की कटोरा से भी गिनती करते हैं। और जो जमालपुर ब्लॉक में राजस्व भी अच्छा खासा हम लोग देते हैं, पहाड़ से भी इनकम होता है। तो पहाड़ में जो रहने वाले लोग हैं उनको पेयजल, हर घर पेयजल योजना तो चलाई है, सरकार ने चलाया है, बहुत अच्छा चलाया है, लेकिन अभी भी बहुत से इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो यही अपेक्षा जनता की आज भी है कि स्वास्थ्य, पेयजल और चिकित्सा पे बेहतर काम हो। सड़कें की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, बिजली के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है, लेकिन जो पुराने तार आज भी लगे हुए हैं, ये इन तारों को बदलना है, ट्रांसफार्मर की क्षमता की वृद्धि करना है। इन सब मुद्दों पे ये चुनौतियां, जो हमारे चुनाव है, ये सब चुनौतियां बन के रहेंगी। और इस पर अगर जो भी प्रत्याशी खड़ा उतरेगा, मिर्ज़ापुर की, जमालपुर की पूरी जनता उनके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जमालपुर क्षेत्र को, जैसा कि आपने कहा, धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जीरा 32 धान की खेती होती है, जिसका चावल बहुत ही सुगंधित होता है। और इस समय अभी एक ताज़ा मुद्दा जमालपुर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज का, महिला डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का गरमाया हुआ है। हमको लगता है कि इस चुनाव में वो मुद्दा बनने वाला है। श्री महेंद्र नाथ सिंह जी से जानना चाहेंगे कि क्या ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि श्रेय लेने की होड़ कई तरफ से है। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह चुनाव के समय ही डिग्री कॉलेज का जिन्न जो है बोतल से निकलता है। यह 2017 से मैं देख रहा हूँ। इसके पहले भी 2000 से यह प्रकरण चला आ रहा है कि कभी ज़मीन न मिलना, कोई और बातें करते हुए जमालपुर की जनता को बढ़ाया गया। 2017 में कहा गया कि विद्यालय, डिग्री कॉलेज जो है मंजूर हो गया, बनने वाला है, ये है वो है। एक फर्जी घोषणा पत्र भी जनता के बीच डाल दिया गया, जिसका से 2 जनप्रतिनिधि लेने के लिए आगे तैयार बैठे हैं, लेकिन वह नहीं हो पाया। जब 2022 का चुनाव आया तो पुनः उस जिन्न निकला बाहर विधानसभा के चुनाव में, और ये हुआ कि नहीं, बस तुरंत बनने जा रहा है, सारी कार्रवाई पूर्ण हो गई। लेकिन चुनाव बीता और विद्यालय की कार्रवाई ठप हो गई। 2024 का लोकसभा का चुनाव आया,
तो पुनः वह जिन बाहर आया। लेकिन विश्वास इतना ही है कि इस बार अनुप्रिया जी के माध्यम से यह बात आगे बढ़ी और उन्होंने कई पत्र भी लिखा और उन्होंने प्रयास भी किया कि चुनाव के पहले इसका शिलान्यास हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। जी जी। इसी बीच अब 2 जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक और अनुप्रिया जी के बीच, उनके कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष चल रहा है एक दूसरे का श्रेय लेने का। जी। लेकिन शिक्षा के मामले में तो जमालपुर पिछड़ा ही है। जहाँ तक सवाल स्वास्थ्य का है, एक प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, न एक्सरे मशीन है, न हड्डी के लिए डॉक्टर है, न और सब सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी नहीं है, और न जांच प्रक्रिया यहाँ कुछ हो पाती है। तो ये सब सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके लिए जनप्रतिनिधि हमारे उदासीन हैं। जहाँ तक धान का कटोरा आपने कहा, जमालपुर विकासखंड अहरौरा जलाशय के पर निर्भर है। अहरौरा जलाशय वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई मंत्री भी इसी क्षेत्र के हैं, जमालपुर ब्लॉक के। यहाँ के सिंचाई मंत्री 1993 से लेके अब तक लगभग 10 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगातार सिंचाई मंत्री इसी क्षेत्र के रहे हैं। और वर्तमान में भी जो सिंचाई मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी, उनका भी गृह गांव ओड़ी यही इसी ब्लॉक में पड़ता है। परंतु कोई भी जनप्रतिनिधि इस समस्या के निदान के लिए तत्पर नजर नहीं आता। अहरौरा बांध वर्षा पर आधारित है। जब भी अवर्षण होता है तो पानी का अभाव हो जाता है। इसके स्थायी निदान की बात कई बार उठे। अधिशेष जल नारायणपुर पंप कैनाल का ये हुसैनपुर बियर तक पहुंचाने के लिए और जरगो जलाशय के कमांड एरिया में भी पहुंचाने के लिए कई बार प्रयास हुआ, लेकिन वह दिवा स्वप्न है। देखिए आगे क्या होता है। जमालपुर क्षेत्र की सिंचाई प्रकृति पर आधारित है और 70 वर्ष बाद भी यहाँ की समस्या का निदान नहीं हो पाया। यह इलाका अवर्षण से सूखा और भारी वर्षा से बाढ़ से हमेशा तबाह रहता है। इसके निदान की अति आवश्यकता है। सौभाग्य है कि सिंचाई मंत्री यहीं के हैं, लेकिन अगर योजना नहीं बनाए, ख्याल नहीं किए तो यहाँ की समस्या हल नहीं होगी और जनता आगे भी इन समस्याओं से जूझती रहेगी। आपने दिवा स्वप्न कहा। चलिए, दिन में सपना देखना अच्छा होता है और दिन के सपने अक्सर साकार होते हैं। राजेश दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से मनीष त्रिपाठी जी हैं। ब्राह्मण होने के नाते क्या जातिवाद चलेगा या विकास की बात चलेगी? देखिए, जहाँ तक विकास और जातिवाद का सवाल है तो मेरा मानना है कि अब जातिवाद लगभग जो है कि ख़त्म हो चुका है। अधिक से अधिक मतदाता विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। और बसपा के प्रत्याशी मनीष तिवारी का जो सवाल है, तो ये चर्चा है कि मनीष तिवारी सवर्णों में खास तौर से ब्राह्मणों का वोट काटने के लिए मैदान में उतारे गए हैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है और मनीष तिवारी के चुनाव लड़ने से मिर्ज़ापुर 2024 के चुनाव पर कोई असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। पार्टियां इस चीज़ को मान कहाँ रही हैं? और सभी लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल को वोट देने का मन बना लिए हैं। जैसा कि हम लोग भी पत्रकार हैं और पत्रकार के नाते क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो मुझे यही संदेश मिल रहा है कि यहाँ लोग विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं, न कि जातिवाद के नाम पर। विकास के नाम पर वोट तो हो रहा है दुबे जी, लेकिन खासकर मैं जमालपुर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जमालपुर में ऐसा कौन सा विकास का काम हुआ है जिसको लेके लोग फिर से तीसरी बार उनको सांसद बनाना चाह रहे हैं? देखिए, जमालपुर में विकास जैसे सड़क से हर गांव को उन्होंने जोड़ दिया है, सौर ऊर्जा से जोड़ा है, लोगों को सुख दुख में उन्होंने शामिल होने का काम किया है। उनकी एक अलग पहचान है। और महिला तो यहाँ तमाम चुनाव लड़ी हैं, यहाँ फूलन देवी भी सांसद रही हैं। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो अनुप्रिया पटेल इनसे काफ़ी आगे हैं। ये लोगों के बीच में गई हैं और ऊपर से मोदी जी का जो तमाम विकास की योजनाएं चल रहे हैं जी,
उस योजना के नाम पर भी उनको वोट मिलने जा रहा है। रही जमालपुर में विकास की बात, तो जमालपुर में उन्होंने बहुत कुछ किया है। सिर्फ अगर कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ शिक्षा का मुद्दा प्रमुख रूप से, जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़, सूखा, जल निकासी की व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं हो पाई है। यह समस्या आज से जो 30 साल पहले थी वो समस्या आज भी बरकरार है। जी। आज़ाद जी, जी आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार सामाजिक न्याय के मुद्दे की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल जी सामाजिक न्याय के मुद्दे को कैसे, इस समस्या का या इसके सामने इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं, कैसे हल करा पाती हैं या करा पाएंगी? इसका जनमानस में क्या असर है? जहाँ तक जनमानस की स्थिति है, अनुप्रिया पटेल जी के सांसद होने के बाद संसद में जो है सामाजिक न्याय के प्रति जब भी कहीं पे भी अनियमितता पाई जाती है तो उसको प्रमुख रूप से उठाया जाता है। लेकिन ये पिछड़ों में ये आवाज़ जा रही है, संदेश जा रहा है कि सिर्फ ये लोकसभा में बोल पाती हैं, लेकिन सड़क पे इनका जो है आंदोलन और उचित कार्रवाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण खासतौर से कुछ शिक्षित युवाओं में कुछ इनके प्रति आक्रोश भी है। अब ये समय बताएगा कि ये कितना प्रभावी होती है। नहीं, जैसे उनका दावा है कि नीट में आरक्षण के लिए उन्होंने पैरवी की, वो सफल हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब में आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने लागू कराई। तो इसका कुछ असर है कि नहीं है? शिक्षित उनके लोकसभा में बोलने से जहां कोई पहले नहीं बोलता था, बोल पाता था, तो उसी का असर है कि ये अनुप्रिया पटेल एक लीडर के रूप में लोग मानते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, जनता को रिजल्ट चाहता है। जैसे कि आपने कहा नीट वगैरह में इन्होंने कई जगहों पे अभी 69,000 भर्ती में इनका जो है इन्होंने बोला, लेकिन पिछड़ों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। और जो है ये काफ़ी दिन से पिछड़े, कम से कम 1.5-2 साल से जो है लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई जगहों पे ऐसी बातें आई, ये बोलती तो हैं लेकिन अभी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे जैसा जनता सोचती है उस पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। नहीं, कमज़ोर पड़ने का कारण जैसा कि वो बताती हैं कि हमारी संख्या, सरकार डरती है सदन में संख्या से, संख्या बल कम है इसलिए केवल बोल पाती है और उतना दबाव नहीं बन पाता। सरकार क्यों डरेगी जब तक उसको खतरा ये नहीं रहेगा कि नहीं हमारी सरकार ये गिरा देंगे। लोकसभा में 2 सांसद, यहाँ 13 विधायक, इतने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बार बार इसीलिए कहती हैं कि हमारी संख्या बल बढ़ाइए, तब हमको देखिए। इस पर आपका क्या कहना है? अब वो कॉम्पैक्ट करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं और संख्या बल जब उनका सीमित संख्या है तो फिर संख्या बल बढ़ेगा कहाँ से? रही बात उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अब वो जब स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी या जब वो जनता फिर समझेगी कि कैसे उनको मजबूती दी जाए। और दिनों दिन ग्राफ उनका बढ़ रहा है। आज प्रदेश में चौथी पार्टी के रूप में वो हैं, तीसरी पार्टी के रूप में हैं। ये सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत ही बढ़िया पार्टी के रूप में है। कुमार आनंद जी, शहरी क्षेत्रों में, आप तो नगर पालिका परिषद में रहते हैं अरौरा में, शहरी क्षेत्र में क्या असर है? शहरी क्षेत्रों में सब मोदी को देख रहा है। अच्छा, चुनाव पूरा मोदी पे है और विपक्ष किसी को मान नहीं रहा है। विपक्ष में कोई नहीं है। यहाँ पर पूरे देश में कह लीजिए एक इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, 2 ही गठबंधन चल रहा है। एनडीए गठबंधन से अनुप्रिया जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के आर.एस. बिंद जी को टिकट मिला है। आर.एस. बिंद जी भी बाहरी हैं और अनुप्रिया जी पिछली बार यहाँ पर चुनाव जीती थी, इसलिए उन्हें कुछ हद तक यहाँ का माना जा रहा है। अब उन्होंने घर बना लिया, अब घर बना लिया है भी, लेकिन इसके पहले वो भी बाहरी ही थी। और ये मिर्ज़ापुर पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर पटेलों का गढ़ है मिर्ज़ापुर, इसलिए
यहाँ पर दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई और पार्टी दूर दूर तक नहीं दिख रही है जो चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत से यहाँ पर अपना दल का सीट यहाँ पर निकल रहा है। और अन्य जगह भी यही देखा जा रहा है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, आज रामनवमी का पर्व भी है। राम मंदिर देश का मुद्दा था और राम मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोर्ट के हस्तक्षेप से, कोर्ट के आदेश से और जन सहयोग से ये राम मंदिर बना है। तो इसका भी कहीं न कहीं श्रेय एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, मिलता नज़र आ रहा है। इससे बचा नहीं जा सकता है। और इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि विपक्ष काफ़ी इससे बैक हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी का मुद्दा हो, अब मथुरा में भी मुद्दा पकड़ रहा है, वहाँ पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा की बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो धर्म के नाम पर इस बार एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बाबू महेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अनुप्रिया जी यहाँ 10 साल सांसद रहीं और उन्होंने अपने 10 साल का लेखा जोखा रिश्ता विश्वास का और संकल्प विकास का एक पुस्तिका वो बंटवा रही है जिसमें वो लेखा जोखा पूरा है। आपने उसको, हमें उम्मीद है कि पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि जमालपुर, खासकर जमालपुर क्षेत्र से, पूरे मेरे जनपद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार जितने वोट मिले थे इस बार उनको उससे कम वोट मिलेंगे कि ज़्यादा? जहाँ तक सवाल विकास का है, अभी राजेश जी ने कहा कि कोई खास विकास जमालपुर के कुछ सड़कों को छोड़ दिया जाए तो ये तो एक सामान्य विकास है। लेकिन जो समस्याएं यहाँ पे हैं, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे अभी बदलाव नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक सवाल मत पाने का है, अनुप्रिया जी का सर्व समाज में पकड़ है या एनडीए का पकड़ है या मोदी जी की पकड़ है। तो मोदी जी के चलते जो गरीब जनता है या पिछड़ा वर्ग है इनके साथ है, मतदान करेगी एनडीए के पक्ष में। और पिछले चुनाव की अपेक्षा यहाँ आज जनता में इनके प्रति विश्वास बढ़ा है या इनका विश्वास जनता में बढ़ा है। अच्छे मतों से हमें आशा है पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक मत मिलना चाहिए। और इस विश्वास के साथ कि इन्होंने जो कई संकल्प लिया है विकास के लिए, सिंचाई की मूल समस्या है और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग इनके कार्यालय से लगातार होती है और आम जनमानस तक वह सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे गांव क्षेत्र हो। हमने देखा कि उन्होंने गांगपुर घाट पे, रामपुर घाट पे और रोशनी कम पे और 6 लेन का पुल मिर्ज़ापुर लेन जो आपका शास्त्री ब्रिज है उसके पैरेलल, रामपुर में पक्का घाट पुनः प्लाटून ब्रिज के बदले, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं जो जिससे हम अछूता था मिर्ज़ापुर, यह विगत 5 वर्षों में स्थापित हुआ है। और हमें विश्वास है कि जिस गति से विकास के लिए प्रयत्नशील हैं अनुप्रिया जी, अगर आगे आने वाले समय में मिर्ज़ापुर की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया, सरकार बनी, तो अधिक से अधिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक प्रखर वक्ता और सर्व समाज के बीच समस्याओं के निदान के लिए तत्पर अनुप्रिया जी मिली हैं और वो कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से मिर्ज़ापुर की जनता उनके विश्वास पर खरी उतरेगी।
चलिए, धन्यवाद। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। जैसा कि आपने कहा, उम्मीद है कि सांसद रहेंगी तो जो और भी समस्याएं हैं, सिंचाई, बिजली, शिक्षा की समस्याओं का निदान होगा। आप लोगों का क्या विचार है? होना चाहिए। आज़ाद जी? अगर ये पुनः अगर सांसद बनती हैं तो जो अधूरे कार्य हैं वो इनको पूरा करना इनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आम जनता का विश्वास है। खुदा पे चर्चा हो रहा है, मतलब जमीन स्तर पे उतर के उनको काम करना। चलिए फिर, और खाते खाते हम लोगों के हाथ। हाँ, बोलिए। राम मंदिर का जो मुद्दा हमारा ये रहा है वर्षों तक, ये इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। अगले चुनाव में फिर इसका लाभ नहीं किसी जनता को अगले चुनाव में नहीं, ये पर्यटन की दृष्टि से सारे कार्य हो रहे हैं। और चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन हो। भाजपा की राजनीति राम मंदिर शुरू हुई है, तो राम मंदिर इस चुनाव में पूर्ण हो चुका है। अब चलिए, अब इसका भाजपा को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इससे नकारा नहीं जा सकता। आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग, क्योंकि हो रहा खाते खाते हम लोगों के भी हाथ और मुंह दोनों काले हो चुके हैं। हाँ, और नहीं राजेश जी, ये हो रहा खाते खाते हाथ और मुंह काले नहीं हुए। हाँ, अब हम लोगों की जो जिज्ञासा थी और जो हम लोगों ने भाव प्रकट किया, जी जी, उसमें नजर नहीं लगेगी। नजर नहीं लगेगी। और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रिया जी भारी मतों से और जीतेंगे। आम जनमानस से अपील है ऐसा कि विश्लेषण से स्पष्ट होता है। आम जनमानस से अपील है कि आप 1 जून को भारी से भारी संख्या में मतदान करें, बूथ पर जाएं और अपना वोट जरूर करें। आपकी नज़र में जो भी प्रत्याशी अच्छा हो उसे ही वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। धन्यवाद।